आज हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। प्रीतम सिंह जी 5 बार के विधायक हैं और ये उत्तराखंड में 4 बार के, और एक बार इन्होंने उत्तर प्रदेश की जो अनविभाजित अनडिवाइडेड यूपी था उसमें भी उन्होंने उत्तराखंड चक्राता को रिप्रेजेंट किया है। अपनी सौम्यता, सरलता और बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। और पिछले कुछ दिनों में जो कांग्रेस का हम लोग एक सॉर्ट ऑफ रिवाइवल भी देख रहे हैं, उसके एक तरह से नायक हमारे प्रीतम सिंह जी हैं। तो वी आर हैप्पी टू हैव पीसीसी प्रेसिडेंट प्रीतम सिंह जी विद अस। मैं गजेंद्र सिंह नेगी और मेरे साथी हमारे जो एडिटोरियल इंचार्ज परितोष की मोठी जी हैं। आपका स्वागत प्रीतम सिंह जी। तो धन्यवाद। पहला सवाल जो बात करें, आज की तारीख में जो पूरी दुनिया को जिस बीमारी ने जकड़ा हुआ है और उससे बाहर बहुत कुछ अभी सोच नहीं हो पाई है, कैसे आंकते हैं हाउ उत्तराखंड सरकार की परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली इस कोविड से लड़ने के लिए किस तरह से टैकल किया हमारी सरकार ने इस बीमारी को, पेंट महामारी को? कोरोना की महामारी उत्तराखंड, देश और पूरी दुनिया में फैली हुई है और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी से जिस तरीके से लड़ना चाहिए था, सरकार उसमें पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। जब कोरोना की महामारी प्रदेश के अंदर प्रवेश कर रही थी तो उस वक्त भी हमने सरकार को आगाह किया था कि सरकार कोरोना की महामारी के लिए बेस कैंप बनाने का काम करे और उसके बाद जब उनकी टेस्टिंग हो जाए तो उनको फिर अपने गांव की ओर जो है भेजने का काम करे। लेकिन सत्ता के मद में मदमस्त सरकार ने हमारी बात को अनसुना कर दिया और जो हमारे बाहर से जो उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड राज्य में आ रहे थे उन्हें सीधे गांव की ओर भेजने का काम किया और ग्राम प्रधान पर ये जिम्मेदारी सौंप दी कि आप जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन प्रधानों ने ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि कोई संसाधन सरकार ने हमको उपलब्ध नहीं कराए हैं और जो पहाड़ की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन सरकार अपने निर्णय पर आमादा रही। अंतोगत्वा जब हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया और हाईकोर्ट ने भी सरकार को डायरेक्शन दी कि आप बेस कैंप बनाने का काम करें और जब बेस कैंप बनाए तो उन बेस कैंपों में भी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं करने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। आप देख लीजिए, बेस कैंप के अंदर जो है एक बालिका को जो है सांप काट देता, उसकी मृत्यु हो जाती है। बेस कैंप में एक जो है नवयुवती की मृत्यु होती है, उसके परिजनों को जो है लगातार 2-3 दिन तक जो है उसकी डेड बॉडी लेने में का समय लग गया। बेस कैंप में ही जो है एक नवविवाहिता के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ वो भी उत्तराखंड राज्य में सभी जगह लोगों की जानकारी में है। यहाँ देहरादून जो राजधानी है, रायपुर में स्टेडियम में, वहाँ जो है जो क्वारंटाइन सेंटर था उस क्वारंटाइन सेंटर की दुर्दशा को जो है वहाँ रहने वाले लोगों ने जो है टेलीफोन के माध्यम से या ये व्हाट्सएप के माध्यम से हम सबको उपलब्ध कराई। वहाँ अव्यवस्था का बोलबाला था, ना स्वच्छ पानी था, ना खाने की व्यवस्था थी, ना सफाई की व्यवस्था थी। तो सरकार का जो दायित्व बनता था सरकार ने उन दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो जो है मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल करके आम जन तक जाने का प्रयास करते, लेकिन कोई प्रयास आज तक होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार पिंजरे में पूरी तरीके से कैद है। आज हालत ये है कि पूरी दुनिया में इस बात की बात हो रही है कि जो कोरोना संक्रमण है इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार की दुविधा ये है कि अगर वो टेस्टिंग बढ़ाती है तो फिर बैकलॉग बढ़ता है। इसलिए बैकलॉग को भी जो है बनाए रखने के लिए कि भाई टेस्टिंग को कम करने का काम सरकार कर रही है। हालत ये है, स्थिति ये है, आज राज्य में 12,000 के
पास जो है वो बैकलॉग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार किस तरीके से काम कर रही है। हालत यह है कि जो टेस्टिंग सेंटर सरकार को बढ़ाने चाहिए थे, सरकार उसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। हमारे यहाँ 2 मेडिकल कॉलेज हैं, एक अल्मोड़ा में और दूसरा श्रीनगर में। जब सरकार इन 2 मेडिकल कॉलेजों में भी टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। और जिन प्राइवेट लैब्स को जो है सरकार ने अनुमति दी, उसमें भी जो है लगातार आप देख रहे होंगे कि अनियमितता होती आ रही है। तो ये हालत है, ये स्थिति है। कोरोना से जिस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, सरकार उसमें पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना की इस महामारी में, आप कहेंगे कि प्रीतम सिंह ऐसी बात कर रहा है कि कोरोना की इस महामारी में जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने आगे बढ़कर के आम व्यक्ति तक संवाद स्थापित करने का काम, स्वयं के संसाधनों से जो हमसे बन पड़ता था, हमने उस गरीब व्यक्ति तक पहुंच बनाने का काम किया जो इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा था। तो ये प्रयास कांग्रेस के लोगों ने किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ना मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने का साथ जुटा पाए, ना मंत्रीगण जो है बाहर निकलने का साथ जुटा पाए, और जो जनप्रतिनिधि थे वो भी साथ नहीं जुटा पाए। कांग्रेस के लोग कोरोना की इस महामारी में आज तिथि तक जो है लगातार लोगों से सीधे संवाद स्थापित करने का काम कर रही है। तो मैं कहूंगा कि कोरोना की इस महामारी से लड़ने में राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। अच्छा महोदय, अभी ये हुआ है कि इसी दौरान सरकार के 3.5 साल पूरे हुए हैं, तो सरकार तो बोल रही है हमने अपना जो है काफ़ी हिसाब दिया है और हम काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहे हैं हम ये भी बता रहे हैं, 0 टॉलरेंस है करप्शन पे। सरकार के हिसाब से तो बहुत अच्छा काम हुआ है। आप कैसे असेस करते हैं अभी तक का कार्यकाल सरकार का? देखिए, सरकार को 4.25 साल का कार्यकाल होने जा रहा है और इस कार्यकाल में सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। 2017 का विधानसभा चुनाव जब हुआ, उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। पहला वादा था कि अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। लेकिन हालत ये है, ऋण माफ करना तो बहुत दूर की बात, आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है, इस राज्य के अंदर लगभग 20 किसानों ने आत्महत्या कर दी है, जिसे हम देवभूमि कहते हैं। उन किसानों को या उन परिवारों को कैसे, उनके परिवारों को उनके पैरों पर खड़ा करे, कोई सहायता राज्य सरकार ने नहीं। दूसरा वादा इस सरकार ने क्या था कि सरकार बनते ही नौजवान साथियों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से लगातार समाचार पत्रों में ये समाचार प्रकाशित होते रहे कि हम इतने हजार लोगों को जो है वन विभाग के माध्यम से और इतने जो सरकारी पद रिक्त हैं इनके माध्यम से हम पुलिस में भर्ती जो है करा करके नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। सिर्फ वो समाचारों के बयान रहे, लेकिन सरकारी विज्ञप्ति जिस तरीके से निकलनी चाहिए थी नहीं निकल पाई। नौजवान साथी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज जब वो सरकार से रोजगार मांगता है, सड़कों पर उतरता है, तो पुलिस उनको जो है लाठियां भाजने का काम। ये हालत, ये स्थिति हो गई, रोजगार को छीनने का काम किया है। तीसरी बात मुझे अच्छी तरह याद है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है और प्रदेश के लोगों ने कहा कि अच्छी बात है। और आप देख लीजिए, ये भी वादा किया था कि 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लाएंगे। आज 4.25 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं। आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जब आप भ्रष्टाचार रहित सरकार संचालित करने का दावा कर रहे हैं, तो लोकायुक्त को लाने से सरकार डर क्यों रही है, कदम पीछे क्यों खींच रही है? ये जवाब तो उत्तराखंड के लोग सरकार से पूछ रहे हैं। आप देख लीजिए, NH 74
मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर खड़े होकर के कहा था कि NH-74 की सीबीआई जांच जो है वो स्वीकृत हो गई है। और जब मुख्यमंत्री सदन के अंदर कोई बात कहे तो उसके मायने आप समझते हैं कि सदन के अंदर कही गई बात जो है निश्चित रूप से जो है अक्षर सत्य साबित होनी चाहिए। लेकिन NH-74 की सीबीआई जांच नहीं है। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि NH-74 की सीबीआई जांच नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जांच? जब भ्रष्टाचार हुआ, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो सरकार कर रही है, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं हो सकती? ये जवाब तो देना पड़ेगा उत्तराखंड की सरकार। यहाँ तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार गठन के बाद सरकार में आपसी टकराव हो रहा है, कोई समन्वय सरकार में नहीं दिखाई दे रहा है। मंत्रीगण और मुख्यमंत्री में कोई समन्वय नहीं है। और ताजा ताजा जो उदाहरण मैं आपको देना, तो अगर मैं पुरानी बातों का जिक्र करूंगा तो लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ताजा ताजा जो है अभी आप देख लीजिए, एक मंत्री का अधिकारियों से विवाद होता है और मुख्यमंत्री जो है मूक दर्शक बन के सारे तमाशे को देख रहे हैं। मंत्रियों में, मुख्यमंत्रियों में समन्वय नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। और मैं मंत्री से भी कहना चाहूंगा कि वो भी आत्मावलोकन करे कि क्यों कोई अधिकारी उनके साथ काम नहीं करना चाहता। और मैं एक प्रश्न मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं कि अगर किसी अधिकारी की नियुक्ति किसी मंत्री के साथ सरकार ने की है, तो उस अधिकारी का इतना साहस नहीं होना चाहिए कि वो ये कहे कि मैं मंत्री के साथ काम नहीं करूंगा। तो ये हालत इस उत्तराखंड राज्य के अंदर है। और इस राज्य के अंदर जीरो टॉलरेंस की बात करें तो इससे की जो है वो पोल जो है स्वयं मंत्रीगण खोल रहे। हालत यह है, मंत्री की बात अधिकारी नहीं मान रहा, अधिकारी के बाद मंत्री नहीं मान रहा है, तो आम जन की बात कौन सुनेगा? ये जवाब तो जो है सरकार को देना पड़ेगा। और हद तो तब हो गई जब सत्ता पक्ष के विधायक ने कार्य स्थगन प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लाने का काम किया, और वो भी भ्रष्टाचार को लेकर के। क्या जवाब है सरकार के पास? कोई जवाब है? बताए त्रिवेंद्र राव जी, क्यों आपकी पार्टी के विधायक ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के जो है सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए? सरकार में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो विधायक को कुछ कह सके, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो उत्तराखंड की जनता पूछेगी कि अगर कोई विधायक भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रहा है तो उसको पार्टी से बाहर निकालने का काम करे। तो भ्रष्टाचार पे तो हम विपक्ष में हैं, हमारी बात को तो भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में बैठे हुए लोग ये कह करके खारिज कर सकते हैं कि साहब विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है। आज तो सत्ता पक्ष के मंत्रीगण, विधायकगण जो है सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो बताइए कहां है जीरो टॉलरेंस? आप देख लीजिए महंगाई, क्या कहा था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। उत्तराखंड के लोगों ने विश्वास किया कि महंगाई कम होगी, सत्ता दे दी इनके हाथों में, और जब सरकार मिली क्या हाल कर दिया है आज। 2014 से पहले जब इस प्रदेश के अंदर या इस देश के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो सिलेंडर को लेकर के गले में मालाएं पहन करके दाल और सब्जी की सड़क पर उतर गए थे, ये कहते हैं कि महंगाई अपने चरम पर है। और हम कहना चाहते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी सरकार की अगुवाई कर रहे थे, उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल था वो $140 पर बैरल था, लेकिन तब भी हमने पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित रखने का काम किया। गैस का जो है सिलेंडर जो है हमारे समय में 400 रुपए में मिलता था। महंगाई को रोकने का काम किया, अंकुश लगाने का काम किया। लेकिन जिन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, उनके सत्ता में आते ही आप देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का वर्तमान समय में न्यूनतम दर है लगभग $40 जो है पर बैरल है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जिस सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए थे, इस सरकार के समय वो 800 रुपए में मिला है। क्या जवाब है महंगाई को रोकने के लिए जो वादा किया था सरकार के पास? महिलाओं पर लोग रोज अत्याचार हो रहे हैं।
क्या कहती थी स्मृति ईरानी कि मैं प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करना चाहती हूँ। और आज देश के अंदर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, हाथरस की घटना घट रही है, अन्य घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आज कहाँ है वो मंत्री? अगर प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करने का शौक इतना ही है तो मोदी जी उनके बगल में बैठे, उन्हें चूड़ियां भेंट करे। क्यों आज हिचकिचा रही है बताएं? आज उत्तराखंड राज्य में तो विफलताओं का एक लंबा चौड़ी फेहरिस्त है। प्राधिकरण इस प्रदेश को उनके अंदर लागू करने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राधिकरण, कोई विवेक नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, प्राधिकरणों को आपने लागू करने का काम किया। देवी आपदा प्रबंधन में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। तीर्थ पुरोहित जो है अर्ध नग्न बदन से जो है केदारनाथ के अंदर जो है धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करने का काम। एक विषय हो तो मैं कहूं लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। इस लंबी चौड़ी फेहरिस्त में सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और उत्तराखंड के लोग सरकार के कृत्य को देख रहे हैं और वक्त आएगा तो सबक सिखाने का भी काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। एक कुछ दिनों में अभी आपने उसका जिक्र भी किया, लेकिन ये उत्तराखंड में पुरानी समस्या है। अभी मंत्रियों ने भी कहा कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, है ना? तो आप चूंकि सत्ता में रहे हैं, आपने गृह जैसे महत्वपूर्ण विभाग को हेड किया है, आप कैसे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये तो समस्या बड़ी विकट है। देखिए, जब आप सरकार में होते हैं तो अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों से चाहते हैं कि वो हमसे समन्वय बना करके स्थापित करें तो निश्चित रूप से हमको भी आत्मावलोकन करना चाहिए। और अगर आप प्रदेश के हित में निर्णय लेंगे, प्रदेश के हित में काम करेंगे तो अधिकारियों को आपके साथ समन्वय बनाना पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की होती है कि मुख्यमंत्री जी अधिकारी और सरकार में समन्वय स्थापित करें। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो 10 साल मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला, मेरे सामने कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं आई। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरीके का व्यवहार जो है क्या नाम सरकार और शासन में देखने को नहीं मिला। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी लगता है अपरोक्ष रूप से जो है इन सब चीजों के पीछे है। वो नहीं चाहते कि परिस्थितियां सामान्य हों, क्योंकि उन्हें खतरा है कि फिर मेरी ओर सब लोग देखेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर सब लोग अपने आप में उलझे रहेंगे, आप बताइए, मंत्री की बात होती है, सारे मंत्री कूद पड़ते हैं कि अधिकारियों की जो है सीआर लिखने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। वो अधिकार तो विद्यमान है, उसके एग्जीक्यूशन की आवश्यकता है तो करिए ना आप एग्जीक्यूशन। किसने रोका? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं, वो तो मंत्री भी रहे, वो भी कहते हैं कि सीआर लिखने का अधिकार जो है मंत्रियों को मिलना चाहिए। तो फिर ये अधिकार छीना किसने? ये तो विद्यमान है, हम तो स्वयं मंत्री रहे, हमको अवसर मिला इन अधिकारियों को सीआर लिखने का। और कई बार हमने लिखी भी नहीं, क्यों? जब हम सामान्य व्यवहार रहता तो कोई ऐसी स्थिति भी पैदा नहीं होती। ये सब चीजें हैं और इन तमाम घटनाक्रमों से ये स्पष्ट परिलक्षित हो गया है कि सरकार में प्रशासनिक जो क्षमता होनी चाहिए थी वो क्षमता कहीं दिखाई नहीं दे रही। ठीक। महोदय, और एक बात है, अभी 2022 का इलेक्शन इतना दूर नहीं है अभी। अब कांग्रेस के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, खास करके बीजेपी द्वारा भी और अन्य लोगों द्वारा भी ये कहा जाता है कि डिवाइडेड हाउस जैसा है। हरीश रावत जी अलग है, प्रीतम सिंह जी अलग है, किशोर उपाध्याय अलग है, नेता प्रतिपक्ष अलग है, सब अलग अलग धड़े हैं। तो कैसे ये अब कैसे इस सिचुएशन को मैं वही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और जहां आंतरिक लोकतंत्र होता है वहां पर जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो है एक मतता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के प्रति समर्पित है। हर व्यक्ति, हर नेता, हर कार्यकर्ता चाहता है
कि 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराए, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि कांग्रेस में आपसी मतभेद है, अरे जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर जो है पत्थर नहीं मारते, अपना घर संभल नहीं रहा, कांग्रेस को देख रहे हैं। आप बताइए इस सरकार का गठन जिस दिन से हुआ, क्या इसमें समन्वय दिखाई दिया आपको? क्या मंत्रियों का द्वंद्व नहीं हुआ इस प्रदेश के अंदर? क्या संगठन और विधायकों में क्लेश नहीं हुआ इस सरकार के रहते हुए? क्या अधिकारियों में और मंत्री परिषद के जो साथी हैं उनमें आपस में घमासान नहीं है? और हमको नसीहत दे रहे हैं, हमारा घर मजबूत है, आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि दिल्ली से जो कह दिया उसी को मान लिया। यहाँ तो हालत सरकार की ये है, कोरोना के समय में भी जो दिल्ली से आ जाता है उसको ही एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। अगर मुख्यमंत्री अपने विवेक का इस्तेमाल करते तो जो हमारे उत्तराखंड राज्य की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को मद्देनजर तद अनुसार जो निर्णय लेते, लेकिन नहीं, वो तो दिल्ली में मोदी, उत्तराखंड में जो है क्या नाम त्रिवेंद्र। इनके लिए तो ये कहावत मशहूर है कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। हालत यही है, उत्तराखंड जल रहा है, मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री हाउस में बंसी बजा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि बाहर निकले, लोगों से संवाद स्थापित करें। मैं कहना चाहता हूं, कोरोना काल में मुख्यमंत्री बहुत मुश्किल से 4 या 5 बार जो है मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले हैं। ये हालत, ये स्थिति इस प्रदेश की है और उत्तराखंड की जनता सरकार के कृत्य को देख रही है। और मैंने कहा कि हिंदुस्तान की जनता में, उत्तराखंड के लोगों में इतना जज्बा है कि वो अपने भाव की अभिव्यक्ति जिस दिन करते हैं वो एक ही दिन करते हैं जब वो वोट डालते हैं, और उस वोट के माध्यम से जो वो सरकारों को पलटने का काम करते हैं। और कहना चाहता हूं कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, हर मोर्चे पर। एक मोर्चा जिसमें ये कहे सरकार कि हाँ हमारी उपलब्धियां ये है, आप जरा गाए बगाए, हमसे तो सभी लोग मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी और अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, कहते हैं कि कैसी सरकार। और मैं समझता हूं क्योंकि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आपको भी एन केन प्रकरण कहीं न कहीं से सूचनाएं आती होगी कि मंत्री अपने आप जो है वो खुश नहीं है, विधायक खुश नहीं है, विकास और कर दिया प्रदेश का। क्या दिया उन्होंने प्रदेश को, बताए तो सही, क्या उपलब्धि है सरकार की प्रदेश के लिए, बताए तो सही सरकार। ये हालत है, स्थिति है। अध्यक्ष जी, आपने 2022 की बात करी, अब हम बात करते हैं, अगर हम पिछले चुनाव को और देखते हैं, 2014 का लोकसभा इलेक्शन, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई 5 में से। उसके बाद 2017 का चुनाव, कांग्रेस की सरकार थी, 70 में से 11 विधायक चुन के आए। उसके बाद 2019 का चुनाव, फिर वही 5-0 का, कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। तो ये लगातार असफलताएं हैं, इससे कैसे पार पाएंगे 2022 में? देखिए, आपने कहा कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में देश के राज्य के अंदर जनता जो जनादेश देती है हम उसको स्वीकार करते हैं। और ये जनादेश किस तरीके से मिला, मैं समझता हूं अगर इस पर मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। आप जानते हैं 15 लाख का जुमला भी दिया, अच्छे दिनों की बात भी कही, न जाने क्या क्या जो है सपने जो है उस लोगों को दिखाए गए, रोजगार की बात, किसानों की बात। लेकिन ढाक के 3 पार, सत्ता में आने के बाद उन तमाम विषयों पर बात नहीं हो रही है। काला धन आएगा, पता नहीं कितनी कितनी बातें हो, लेकिन अब कुछ नहीं। 17 में सही बात है, मैंने तो पहले ही कहा कि इस देश की जनता बहुत ही धैर्यवान है। उनके धैर्य की परीक्षा अगर कोई लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से वो उसमें सफल नहीं हो सकता। यहाँ के लोग जब वक्त आता तब सबक सिखाते। 2017 में हम हारे हैं, हम हार को स्वीकार करते हैं, हम 11 पर रह गए, ये कटु सत्य है, इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हाँ हम हारे हैं, लेकिन 2000
19 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ वो भी आपको अच्छी तरीके से याद है, पता है किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा गया। लोगों की ना तो बात की गई देश की अर्थव्यवस्था की, ना बात की गई जो चुनौतियां सरकार के सामने थी उस पर नहीं की गई। विषय को बिल्कुल मोड़ने का काम हुआ, राष्ट्रभक्ता देकर के वो चुनाव जीते हैं। लेकिन कहते हैं ना, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। आज जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी उन विषयों पर चर्चा नहीं हो रही। आज चर्चा होनी चाहिए थी कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, हम इस अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करें। राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, सबका सहयोग जो है सरकार को लेना चाहिए था, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर है, कोई बात अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में करने के लिए तैयार नहीं। और इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि वित्त मंत्री जी के जो पति हैं वो अर्थशास्त्री हैं, वही जो है सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। भाई, जब पत्नी अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पा रही है तो देश की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आप और हमको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह है। भारत चीन सीमा पर तनाव चल रहा है, उस पर बात नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री जब सर्वदलीय बैठक आहूत करते हैं तो कहते हैं कि पड़ोसी जो हमारा देश है चीन, उसने हमारी सीमाओं में कोई अतिक्रमण नहीं किया है। तो भाई ये प्रश्न तो उठेगा ना, अगर अतिक्रमण नहीं किया तो गलवान घाटी में देश के 20 जाबाज सैनिकों ने अपनी शहादत क्यों दी, ये तो बताना पड़ेगा ना प्रधानमंत्री। हालत ये है, प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, रक्षा मंत्रालय कुछ कह रहा है, और चीन हमारी सीमाओं में प्रवेश कर चुका है, इस कटु सत्य को भी जो प्रधानमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इस पर बात होनी चाहिए थी, चर्चा होनी थी, इस पर बात नहीं हो रही थी। किसानों की आय दुगना करने का वादा किया गया था, ऐसा काला कानून आपने ला दिया जिसकी वजह से किसान जो है आज धरना प्रदर्शन और चक्का जाम रेल रोको करने का काम कर रहा है। अरे भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन जब लोकसभा राज्यसभा में उस पर चर्चा होती है तो मैं समझता हूं कि इस बिल को जब हर लोग आपत्ति व्यक्त कर रहे थे तो इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने में क्या हर्ज था? सेलेक्ट कमेटी के पास चला जाता, उसमें और सुझाव होते, लेकिन नहीं, हठधर्मिता है क्योंकि मोदी जी ने कह दिया इसलिए होना चाहिए। भाई, अगर आप बिल बना रहे हैं, अगर आप एक कानून बना रहे हैं तो उस कानून में ये प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हैं आप कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका भी उल्लेख हो। अब तक जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब हम देते तब भी जो है कई किसानों को जो है वो समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। और मैंने वो वीडियो देखा जिसमें सुषमा स्वराज जी जो नेता लोकसभा में विपक्ष की थी, उन्होंने क्या कहा था, कुछ उसमें आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है बिल में कानून में उसका प्रावधान नहीं करना चाहते। आप कहते हैं कि साहब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। भाई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तब करेंगे ना, कौन करेगा? बड़ा पूंजीपति उद्योगपति करेगा, किसानों की जमीन को पुल करके वो लेगा। कोई विवाद अगर हो गया तो किसी किसान की हैसियत है कि वो अडानी अंबानी से जो है लड़ करके जो है जीत हासिल कर सकेगा? आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम था 1955 का बनाओ, जिसमें ये बात कही गई कि भाई जो भंडारण है उसकी एक सीमा होगी, उस सीमा के बाहर जो भंडारण करेगा उसके खिलाफ जो है इस कानून के तहत कार्रवाई होगी। आपने उसे समाप्त कर दिया। आपने सीधे सीधे कह दिया कि सीमित भंडारण जो है करने का काम जो है वो क्या नाम लोग करे, ये कानून आपने बना। इससे दो नुकसान है, किसान को तो नुकसान है ही, लेकिन आम उपभोक्ता को भी नुकसान है। जब कोई पूंजीपति या व्यापारी असीमित भंडारण करेगा तो वो अपने जो जिसका वो भंडारण करता है, जब उसको वो मार्केट में कब लाएगा? तब लाएगा जब कीमतें अपने आसमान पर हो, तो आम उपभोक्ता भी उससे प्रभावित होगा। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं। ऐसे ऐसे काम इस देश के अंदर हुए, नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू हुआ। अब कहते हैं कि साहब क्या नाम है, जीएसटी जो है वो तो कांग्रेस ला रही थी। अरे भाई,
जीएसटी डॉक्टर मनमोहन सिंह ला रहे थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। जब पूरी दुनिया जो है मंदी में चली गई, उस वक्त भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखने का काम किया। आप कह रहे हैं कि ये जो है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो है ये जो कानून किसानों का है इसके उल्लेख किया था। अरे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होते तो वो कैसे लागू करते जीएसटी, वो कैसे लागू करते इस कानून को। और पहली बात तो ये कि कांग्रेस जो है अगर हाउस में चर्चा होती सेलेक्ट कमेटी को भेज देती। ये तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो तानाशाह की तरह जो हुकूमत चलाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। ये हालत, ये स्थिति है, तो भाई कैसे इस पर जो है क्या नाम मौन रहा जा सकता है। ये तमाम विषय आएंगे। क्या नाम है, महाराष्ट्र के गवर्नर कह रहे हैं, अरे जो संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति होता है उसको तो शब्दों का चयन जो है अपनी संवैधानिक जो दायित्व उसका है उन दायित्वों के अनुरूप करना चाहिए। आज वो किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये है मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। वो आरएसएस का जिन अभी नहीं गया बाहर, वो जिन अभी अंदर है तो उस तरीके से आचरण कर रहे हैं। तो ये हालत है, ये स्थिति है। और 2022 का जिक्र आपने क्या है, बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त हमारे पास है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपने कहा कि हम 17 में हारे, हाँ हम हारे हैं, वो इसमें संशय नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हमने जो अवधि मिली 17 से और 2020 तक की, हमने बहुत सारे साथी हमको छोड़ करके गए, लेकिन हमने हर विधानसभा में कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशियों को या कांग्रेस के ऐसे लोग जो है पुनर्स्थापित हो चुके हैं जो 2022 में चुनाव लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो है परास्त करने का काम करेंगे। अच्छा महोदय, और एक बात है कि बीजेपी बार बार ये बोलती है कि कांग्रेस उत्तराखंड में इश्यूलेस पार्टी है और नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल वो दे रहे, जो कल एनएसयूआई का प्रोटेस्ट हुआ था, उनका कहना है कि एसआईटी ने तो जो है आयोग को रिपोर्ट दे दी है 2 हफ्ते पहले, अब उस पर कार्रवाई होगी। तो फिर ये मुद्दा भी नहीं, ये खाली जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। आपके पास मुद्दे नहीं है कुछ उत्तराखंड में उठाने के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया था, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती होती है, उसमें व्यापक स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार होता है और उसमें एसआईटी भी गठित हो जाती है। एसआईटी ऐसी क्या बात हो गई कि मुख्यमंत्री जी को कल बयान देना पड़ा कि एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। जब हमने प्रदर्शन किया तब मुख्यमंत्री की आवाज निकल रही है। अगर एसआईटी की जांच आ गई थी और मुख्यमंत्री जी ने बयान में कहा कि हम इसको सार्वजनिक करेंगे, तो क्यों नहीं सार्वजनिक किया आपने? हम यही तो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए परीक्षाएं निरस्त होनी चाहिए, लेकिन सरकार निर्णय नहीं ले पा रही। एसआईटी की जांच आने के बाद भी सरकार किसका मुंह ताक रही है, किसका इंतजार कर रही है, क्यों नहीं परीक्षाएं निरस्त कर रही है? और कह भी रहे एसआईटी जांच, आज मैं पढ़ रहा था कि हाँ अनियमितताएं हुई है, ब्लूटूथ का जो है इस्तेमाल हुआ है, तो फिर परीक्षाएं निरस्त क्यों नहीं हो रही? बताए ना मुख्यमंत्री, ये तो मुख्यमंत्री को होता। इसीलिए क्या विपक्ष मुंह, मतलब हमारे लिए तो मुसीबत है। अगर हम कुछ कहते हैं तो आप लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी ये कह रही कि मुद्दा ले, हम कुछ नहीं कहते हैं तो आप कहते हैं कि साहब कांग्रेस मौन है। तो भाई हम विपक्ष में हैं और अगर जन विरोधी निर्णय सरकार लेगी तो हम भाई आवाज तो उठाएंगे। मुद्दाहीन कैसे कर रही है भारतीय जनता पार्टी? अगर हम महंगाई के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरे हैं तो बताए बीजेपी, बताए त्रिवेंद्र रावत, क्या उनको 400 का गैस सिलेंडर मिल रहा है? बताए ना। अगर बीजेपी वालों को 400 का सिलेंडर मिल रहा है भैया तो ठीक है, हम गलत कर रहे हैं, उनको भी तो 800 का मिलना ना सिलेंडर। तो महंगाई के बारे में क्या कहा था? तो हम आज बुलंद, जब खुद बुलंद करते थे, खुद सड़कों पर आते थे तब ठीक था। आज अगर कांग्रेस आ रही है ये कहते हुए कि जो चीज हमने 400 पर छोड़ी थी उसको आपने 800 पर पहुंचा दिया, तो गलत है। पेट्रोल डीजल के दाम
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल निम्नतम दर पर है और आप पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं तो फिर ये क्या है? गलत है। आज महंगाई अपने चरम पर है। गरीब आदमी जो है, एक और तो कोरोना की महामारी से जो है वैसे ही बेहाल पड़ा हुआ है, लेकिन अगर ऊपर से महंगाई की मार है, अगर हम इसके लिए आवाज उठाएं तो क्या ये गलत है? नौजवान साथियों से किसने वादा किया था 2017 के विधानसभा चुनाव में कि हम रोजगार देंगे? अगर हम उसके लिए आवाज उठाते तो क्या ये गलत है? किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, ये बात किसने कही थी? 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। और अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो क्या ये गलत है? प्रदेश के विकास को आपने अवरुद्ध करने का काम किया। अब तक विकास की इस प्रदेश के अंदर जो गति होनी चाहिए वो गति नहीं। अगर विकास नहीं होगा तो क्या हम आवाज इसके खिलाफ उठाएं तो क्या ये गलत है? आपने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार हमारी बनाई। 4.25 साल हो गए मान्यवर, इन 4.25 वर्षों में जो डबल इंजन अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है, जो डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाया, और इसके खिलाफ अगर हम आवाज उठाएं तो क्या वो गलत है? देवी आपदा प्रबंधन में पूरे पर्वतीय क्षेत्र में तबाही मचा दी, हम आवाज उठाएं तो क्या वो गलत है? तीर्थ पुरोहित जो है धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, अगर हम आवाज उठाएं तो क्या गलत है? आपने पूरे पर्वतीय क्षेत्र में प्राधिकरण को थोपने का काम किया, मैदानी क्षेत्रों में भी आपने प्राधिकरण को थोपने का काम किया। आम जन उससे आहत है। अगर हम उसकी आवाज बन करके आवाज उठा रहे हैं तो क्या ये गलत है? एक इशू वो तो मैं कहूं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं, भ्रष्टाचार जो है समाप्त नहीं हुआ, बल्कि पूरी की पूरी सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई। अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं क्या ये गलत है? अरे हम विपक्ष में हैं, हम बीजेपी की तरह तिल का ताड़ नहीं बनाते, हम हकीकत जनता के सामने लाते हैं। हम उनकी तरह नहीं करते कि साहब उसमें जो है टेलीकॉम में जो 177 लाख करोड़ का जो घोटाला हो गया, कहाँ है वो घोटाला? आपने कैग की रिपोर्ट को आधार मान करके तरह तरह के झूठे बातें जो है पूरे देश की जनता को बताने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। अरे कैग की रिपोर्ट क्या होती है? कैग तो अपनी रिपोर्ट रखता है सदन के अंदर, सदन के बाद जाती है लोक लेखा समिति पर, जब लोक लेखा समिति उसका परीक्षण करती है उसके बाद सही तथ्य सामने आते हैं। लेकिन नहीं, ये हालत है, ये स्थिति है। आप तो देश को तबाह करने पर जो है लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी, प्रीतम सिंह जी, आपने एक बात कही कि 2022 के लिए हमारे पास पूरी तैयारी है, हर विधानसभा में हमारे लिए मजबूत कैंडिडेट है हमारे पास, और यू आर वेरी होपफुल, इट इज अपेरेंट। लेकिन अब एक चीज है कि माने ये अंतिम सवाल है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 2022 में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये जनता में जानने की इच्छा भी है। नहीं, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2022 में कांग्रेस आ रही है, इसमें कोई संशय और दो राय नहीं। हम 2002 से 2007 में सरकार में रहे, हमने उत्तराखंड राज्य के विकास को गति देने का काम किया। हम 12 से 17 इस प्रदेश के अंदर सरकार में रहे, हमने राज्य को विकास की गति देने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं कि 2022 में हमारी वापसी हो रही है, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा। जो भी निर्णय होगा कांग्रेस के लोग अक्षरशः उसका पालन करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जी धन्यवाद आप सबका। आप बहुत अच्छा आज का एक इंटरेक्शन रहा, और आई होप आवर व्यूअर्स हैव एंजॉयड इट, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।